नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है 24 का 74 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एनडीए का मिशन 400 प्लस, जिसके लिए भाजपा के कद्दावर नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे अहम राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, जहां एक एक सीट पर बीजेपी ने पूरे सियासी गुणागणित को देखकर कैंडिडेट्स तय किए हैं। लेकिन अभी भी कुल 5 सीट्स ऐसी हैं जहां अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया है, जबकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। इन 5 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जहां पेच सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, कैसरगंज। जहां कैसरगंज में नाम न तय कर पाने की वजह है इस सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको लेकर पार्टी ऐसी फंसी है कि हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली है, क्योंकि ब्रजभूषण को टिकट देने पर जाट नाराज और नहीं देने पर राजपूतों की नाराजगी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आज देखिए 80 का गणित और कौन फ्लॉप कौन हिट। आपने टिकट मांगा था? मैं टिकट नहीं मांगा था। लोग त्रस्त हैं और जिस तरह से नौकरशाही लूट खसोट में व्याप्त है इतना भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद हो चुका है। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में इस बार लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच। 2019 में जहां एनडीए एक तरफा चुनावी जीत दर्ज करने में सफल हुआ था, तो इस बार लड़ाई कांटे की मानी जा रही, क्योंकि इस बार विपक्ष की पार्टियों का एक बड़ा कुनबा इंडिया गठबंधन के छतरी के नीचे मोदी की सेना से लोहा लेने को मैदान में है। असली मुकाबला देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां एक एक सीट पर कांटे का मुकाबला है। देश में पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक है। ऐसे में पल पल यूपी का सियासी समीकरण बदल रहा है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन असमंजस की स्थिति में। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 7 और निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब सिर्फ 5 सीटें बची हैं जिन पर नामों के ऐलान का इंतजार लंबा हो चला। फिरोजाबाद, देवरिया, कैसरगंज, रायबरेली, भदोही, ये वो 5 सीटें हैं जहां अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक सीट ऐसी है जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई, और वो है कैसरगंज लोकसभा से। ये वो सीट है जहां आज की तारीख में बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। अध्यक्ष पे होगा, अध्यक्ष तो बोल रहे थे ना, किसी ने कभी शिकायत नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की थी, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए, खुद को बेकसूर बताते रहे। उद्योगपति हैं और ये उद्योगपति मुझे हर प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, और ये खिलाड़ी भी पेड हैं। इस मामले ने खूब तूल पकड़ा। जंतर मंतर से लेकर देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और आखिरकार उन्हें पद से हटना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की भी खूब किरकिरी हुई, जिसके बाद से बीजेपी इस बार कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित करने में हिचकिचा रही। कैसरगंज को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। यहां ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। बीजेपी ने अभी तक यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी नहीं तय कर पा रही। दरअसल पहलवानों से विवाद मामलों को लेकर ब्रजभूषण की वजह से बीजेपी की किरकिरी हुई थी। यही वजह है कि पार्टी उनसे किनारा करते नजर आ रही। वहीं उनके बजाय उनकी पत्नी और बेटे को टिकट देने का ऑफर भी दिया।
एक तरफ कैसरगंज में उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कैसरगंज सीट को लेकर ब्रिजभूषण अड़े हुए, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। जबकि बीजेपी नेतृत्व ने ब्रिजभूषण की जगह उनकी पत्नी केतकी सिंह या बेटे प्रतीक भूषण को मैदान में उतारने का भी ऑफर दिया था, लेकिन बीजेपी सांसद खुद ही कैसरगंज से मैदान में उतरना चाहते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुछ दिन पहले महिला पहलवानों ने उन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिस पर जमकर विवाद भी हुआ था। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के किसी करीबी को टिकट देना चाहती है, जिससे उस लोकसभा सीट पर ब्रिजभूषण की नाराजगी का सामना बीजेपी को न उठाना पड़े। हाल फिलहाल यूपी को लेकर बीजेपी की जितनी भी लिस्ट आई है, उसमें से कैसरगंज लोकसभा सीट का नाम गायब था। साफ हो रहा है कि बीजेपी उस लोकसभा सीट पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के किसी करीबी को ही टिकट देना चाहती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसरगंज लोकसभा सीट से एक बड़ी जरूरत है। जरूरत इसलिए कि जहां तक विनेबिलिटी का सवाल है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुकाबले कोई दूसरा उम्मीदवार जिता हुआ नहीं दिखता है। एक तरफ वो जरूरत है भाजपा के लिए, दूसरी तरफ मुसीबत भी है, यानी गले की हड्डी भी हो गए। गले की हड्डी इसलिए कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट पहली या दूसरी सूची में अनाउंस कर दिया जाता या आज अनाउंस कर दिया जाए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पहले चरण का चुनाव होना है, वो इलाका जाट बहुल है, जाट बिरादरी नाराज हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। बीजेपी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत है, क्योंकि अगर ब्रिजभूषण को टिकट देते हैं तो फिर पश्चिमी यूपी और हरियाणा में जाटों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है, लेकिन नहीं देते हैं तो फिर राजपूत समाज के नाराज होने का डर सता रहा है। माना जाता है कि यूपी में 8% राजपूतों की आबादी है, वहीं 6% जाटों की। ऐसे में वो कौन कौन सी सीट है जहां पर ब्रिजभूषण का प्रभाव है, साथ ही राजपूत निर्णायक भूमिका में है, चलिए वो जान लेते हैं। गोंडा, श्रावस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, कैसरगंज, बलरामपुर, ये वो सीटें हैं जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह की पकड़ अच्छी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी उन्हें नाराज करने का खतरा भी नहीं मोल ले सकती, लेकिन अगर उन्हें टिकट दिया तो पश्चिमी यूपी और हरियाणा के जाट नाराज हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट हैं। तकरीबन 50 सीटें ऐसी हैं जहां किसी को चुनाव जितवाने की चाबी इन्हीं जाटों के पास है। यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर जाटों का नतीजों पर सीधा असर है। वहीं अगर बीजेपी के लिए यूपी में जाट कितने महत्वपूर्ण हैं, उस पर गौर करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 77% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में 39% जाटों का वोट बीजेपी को मिला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 91% जाटों ने बीजेपी का साथ दिया था। यानी यूपी में जाट बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। ऐसे में अगर जाट नाराज हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए यूपी की 80 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज करना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश की सियासत में क्या है जाटों का असर, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो कैसरगंज सीट का जातीय समीकरण समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। जातीय गुणा गणित आखिर किसके पक्ष में है, ये समझने से पहले आपको कैसरगंज की हम डिटेल्स दिखा देते हैं। देखिए, मतदाताओं के लिहाज से पहले समझने की कोशिश करते हैं। कुल मतदाता 18,80,000, पुरुष मतदाताओं की बात करें 9,96,000, महिला मतदाता 8,84,000। किंग मेकर इनकी बात की जाए, क्योंकि सियासत में जाट फैक्टर नो डाउट अहम हो जाता है, लेकिन किंग मेकर कौन कौन है? तो देखिए, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम समुदाय यहां पर किंग मेकर की भूमिका में है, यानी कि जिनको इनका वोट मिल गया, समझ लीजिए वहीं पर सरकार, एक तरीके से सरकार भी बन गई। कई प्रदेशों में यह हाल है। इसके अलावा वो सीट उसी के खाते में जाएगी, इतना तय है। सियासत में अब जाट फैक्टर, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए कैसे यह असर कर सकता है और क्यों। इसलिए कैसरगंज में नाम तय करना सबसे बड़ी मुश्किल, टेढ़ी खीर बीजेपी के लिए साबित हो रही है। कुल आबादी पैन इंडिया की बात की जाए, जाटों की 8.5 करोड़ है। हिस्सेदारी यानी कितनी हुई? लगभग 6% के आसपास की हिस्सेदारी जाटों की। लोकसभा सीटों पर कितनी सीटों पर? 40 सीटों पर। अब चाहे 370 या 400 प्लस इसकी बात करिए, ऐसे में 40 सीटें बहुत बड़ा घाव दे सकती हैं। कितने राज्यों में प्रभाव है? कुल 5 राज्यों में जाटों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपको ये भी बता देते हैं जिन पर
बीजेपी का फोकस भी है। पंजाब में 4%, हरियाणा 29%। हरियाणा 29%, जबरदस्त परफॉर्मेंस 2019 में बीजेपी का यहां था। वेस्ट यूपी में 17%, राजस्थान में 15%, दिल्ली में 10% जाट है, एमपी में भी 15% जाट आते हैं। जाहिर है ये तमाम राज्य बीजेपी के मिशन 370 के लिए अहम है। इनकी नाराजगी पार्टी को न सिर्फ एक बल्कि कई राज्य, ये हमने जो तमाम लिस्ट आपको दिखाई, उन तमाम राज्यों में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और बीजेपी फिलहाल 400 के नारे के साथ इसे अफोर्ड करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक तरफ कैसरगंज में बीजेपी के टेंशन का मीटर हाई है, तो वहीं गाजीपुर में भी हालात अच्छे नजर नहीं आते। पिछले चुनाव में मोदी की लहर होने के बावजूद बसपा की टिकट पर अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की थी। एक बार फिर अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी ने साफ सुथरी छवि वाले पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं टिकट मिलने के बाद पारसनाथ राय ने कहा कि उन्होंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा था और जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। वहीं अफजाल का कहना है कि बीजेपी के दावों में दम नहीं है और यूपी की जनता बीजेपी का असली चेहरा पहचान चुकी है। मैं संघ का दायित्वपूर्ण अधिकारी था, अभी मुक्त हुआ। जब मुझे पता चला तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो जब मुझे पहले बताया गया तो हमको नहीं लगा कि मैं प्रत्याशी हो गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है, क्या आप भी चौंक गए? हम चौंके नहीं, हमको लगा कि संगठन ने कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी तो अब ये काम करना चाहिए। आपने टिकट मांगा था? मैं टिकट नहीं मांगा था, हम एक साधारण स्वयंसेवक रहे हैं। संघ ने जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, सामने कोई भी रहे। मैं तो सिपाही हूं और सिपाही की तरह हमेशा लड़ा हूं, आज भी वैसे ही लड़ूंगा। इससे आम जनता त्रस्त है और इन गुजराती मॉडल के बेईमान और चोरों की जो 50 किलो के यूरिया की बोरिया से 10 किलो यूरिया चुरा लेते हैं और दाम नहीं कम करते। माचिस की डिबिया जो 4 आने की मिलती थी वो आज 2 रुपए की मिलती है और माचिस की डिबिया खोल के देखिएगा, तीली पहले 50 होती थी, 10 तीली भी कम कर दी गई। यही गुजराती मॉडल है। तो लोग त्रस्त हैं और जिस तरह से नौकरशाही लूट खसोट में व्याप्त है, इतना भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। बताया जाता है कि इस सीट पर बीजेपी के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं था। यही वजह रही कि एक ऐसे नेता को चुनावी मैदान में उतारा है जिसे राजनीति का अनुभव ही नहीं है। ऐसे में अफजाल अंसारी की राहें आसान होती नजर आ रही हैं। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन के मामले में कमजोरी दिखाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी के खिलाफ एक कमजोर कैंडिडेट दिया है। ऐसा कैंडिडेट जो खुद कह रहा है कि उसने कोई टिकट मांगा ही नहीं था, न चुनाव लड़ने का उनका कोई तैयारी थी। गाजीपुर लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई है। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी के नाम की लहर के बावजूद इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें बसपा के अफजाल अंसारी की जीत हुई थी। हालांकि इससे पहले 2014 में जब सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़े तो यहां बीजेपी को जीत मिली थी। गाजीपुर सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। यहां सपा बसपा और बीजेपी तीनों दलों ने जीत हासिल की है। इस सीट से 5 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी, 3 बार सीपीआई, 3 बार सपा, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, बीएसपी एक बार जीत हासिल कर चुकी है। गाजीपुर में अंसारी परिवार का काफी दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसका भी काफी हद तक इस बार चुनाव में असर देखा जा सकता है। वहीं यहां का सियासी समीकरण भी इस सीट पर चुनाव को दिलचस्प बनाता है। यानी आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी चैलेंज दे नहीं सकती थी, लेकिन एक तरीके से वॉक ओवर दिया गया है। इस बार के हालात ऐसे रहे, कोई कैंडिडेट बीजेपी को मिला नहीं। चलिए हम आपको गाजीपुर का जातीय समीकरण जो है वो भी दिखा देते हैं। देखिए कितने मतदाता किस कास्ट से यहां पर आते हैं। मुस्लिमों की बात करें 3 लाख कुशवाहा, 2.5 लाख बिंद, 1.5 लाख राजपूत, 2 लाख ब्राह्मण, 1 लाख वैश्य समाज,
1 लाख इनकी भी आबादी है और इन तमाम वोट बैंक का बड़ा असर पड़ता है। जाहिर तौर पर अगर एक मुश्त कहीं जाए तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन एक बहुत लचीले और धीमे कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए हैं राय के रूप में। हालांकि 3 बार यहां बीजेपी पहले जीती है, लेकिन अब धीरे धीरे यह सीट एक तरीके से बीजेपी के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुकी है। फिलहाल के हालात यही हैं, यानी गाजीपुर में मुस्लिमों का प्रभाव अच्छा खासा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट देकर मैदान में उतारा है और साथ ही मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सहानुभूति के तौर पर भी एक बड़ा वोट बैंक अफजाल के साथ है। देखना दिलचस्प होगा गाजीपुर की लड़ाई में किसकी जीत और किसकी हार होती है। सिर्फ बीजेपी के लिए ही मुश्किलें नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी यूपी की राहें आसान नजर नहीं आती, खासकर अमेठी और रायबरेली को लेकर, जो कभी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बार वो वायनाड से पर्चा दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, इस पर पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। वहीं रायबरेली से पिछली बार सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो नहीं लड़ रही। ऐसे में कौन इस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। यहां 15 दिन बाद नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक चेहरा घोषित नहीं किया है। इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों सीटें गांधी परिवार की परंपरागत रही हैं। सालों से यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2019 के चुनाव में अमेठी का किला ढह गया था। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। अमेठी से बीजेपी ने फिर स्मृति को मैदान में उतारा है। अमेठी से कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रायबरेली में न बीजेपी न कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए। अमेठी और रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश की गांधी पट्टी, गांधी परिवार का सबसे मुफीद इलाका लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारी घोषित नहीं की है। तय नहीं है कि गांधी परिवार के सदस्य यहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ऐसा लगता है अमेठी में तो नहीं लड़ेंगे। बाकी बची रायबरेली की सीट, जहां आज भी कांग्रेस का प्रभाव और प्रभुत्व भारतीय जनता पार्टी से अधिक है। यदि गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार आ जाता है तो उसकी जीत में बहुत ज्यादा शक शुबहा नहीं होना चाहिए। 19 अप्रैल से देश में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के हालात दोनों खेमों में बने हुए हैं, उससे साफ नजर आता है कि इस बार का चुनाव, खासकर यूपी की 80 सीटों का रण किसी भी गठबंधन के लिए आसान नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रणभेरी में किसकी जीत और किसकी हार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।